हेलो प्यारे विद्यार्थियों, यह है शिक्षावाणी कार्यक्रम जिसमें आज आप सुनेंगे मीना की कहानी पॉकेट मार, कक्षा 7 के गणित विषय की प्रश्नावली पूर्णांक और कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान का पाठ फ्रांसीसी क्रांति। तो आइए सुनते हैं शिक्षावाणी कार्यक्रम। ज्यादा कौतूहल हो रहा है कि क्या होने वाला है, तो चलिए और सुनते हैं कहानी पॉकेट मार। मीना ने झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ खेलो खाओ, करेंगे सबका जीना, चलो सफर है अपनी मीना। अंग्रेजी या काता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवार मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ खेलो खाओ, करेंगे सबका जीना, चलो सफर है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप सबको मीना से मिलने का बहुत इंतजार रहता है, इसलिए अब हम सीधा चलते हैं सुमी के घर। क्या कहा? सुमी के घर क्यों? अरे भाई, मीना सुमी के घर जो पहुँचने वाली है, और इसी बहाने हम शहर से आई सुमी की चाची और उनके 10 साल के बेटे बिल्लू से भी तो मिल लेंगे। वो देखो, सुमी की माँ बिल्लू को देखकर कितनी खुश हो रही है। बिल्लू की माँ, मुझे बहुत खुशी है कि तुम बिल्लू को लेकर हमारे पास रहने आई। मुझे भी इतने दिनों बाद आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है भाभी। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है बिल्लू बेटा? तुम्हारी माँ बता रही थी कि कुछ दिन पहले तुम बीमार पड़ गए थे। जी ताई जी, और उसी वजह से मैं अपने स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में भी नहीं जा पाया था। ओहो, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब बिल्लू और मैं सब्जियाँ लेने बाजार जाएंगे, है ना बिल्लू? हाँ सुमी। सुमी, सुमी, मीना, आओ, देखो हमारे घर कौन आया है। नमस्ते जी। बिल्लू की माँ, ये मीना है, सुमी की सहेली। सुमी की सहेली, सुलझाए और पहेली। और ये है मिट्ठू, मीना का प्यारा तोता। मीना का प्यारा तोता, हरी मिर्च खा के सोता। सुमी, मैं साबुन लाने बाजार जा रही हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ? हाँ मीना, मैं और बिल्लू अभी सब्जियाँ लेने बाजार ही जा रहे थे। चलो हम तीनों साथ में चलते हैं। हम जाए माँ? हाँ हाँ सुमी, लेकिन उससे पहले ये लो। हाँ, केले? तुम भी लो मीना। जी चाची। ये लो बिल्लू, केला खाओ। नहीं ताई जी, मुझे केले अच्छे नहीं लगते। तो तुम ये सेब खा लो। ताई जी, मुझे कोई भी फल अच्छा नहीं लगता। मैं बाजार में कुछ खा लूंगा। हाँ बिल्लू, हम बाजार जाए माँ? हाँ सुमी, जाओ। आओ बिल्लू, चलो मीना। बिल्लू की माँ, क्या बिल्लू को सचमुच कोई फल खाना अच्छा नहीं लगता? हाँ, अब क्या बताऊं भाभी, ना तो बिल्लू कोई फल खाता है और ना ही कोई सब्जी। क्या? फिर वो खाता क्या है? बस जब भी खाने के लिए कहो तो कहता है, माँ चावल या रोटी में चीनी डाल के दे दो। ये तो अच्छी बात नहीं है बिल्लू की माँ। मैं जानती हूँ भाभी, जब बिल्लू बीमार पड़ा था तो डॉक्टर साहब भी यही कह रहे थे कि सब्जियाँ और फल न खाने की वजह से ही बिल्लू के शरीर में विटामिन और ताकत की कमी है, इसलिए वो जल्दी ही बीमार पड़ जाता है। लेकिन क्या करूँ, मेरी एक नहीं सुनता ये लड़का। तुम चिंता मत करो बिल्लू की माँ, मैं उससे बात करूँगी। और उधर बाजार में मीना, क्या हुआ सुमी? मीना, किसी ने मेरी जेब काट ली, मेरे पैसे। सुमी, हो सकता है कि तुम्हारी जेब पहले से फटी हो और पैसे कहीं गिर गए हो। नहीं मीना, मैंने सब्जी और नील की पुड़िया लेने के बाद बाकी पैसे इसी जेब में रखे थे। चलो अपने आसपास देखते हैं, क्या पता वो जेब कतरा यहीं कहीं। इतने भीड़ भाड़ में हम उस जेब कतरे को ढूंढेंगे कैसे? बिल्लू ठीक कह रहा है मीना, चलो घर चलते हैं। और जब सुमी, मीना और बिल्लू वापस सुमी के घर पहुँचे तो माँ, माँ। अरे सुमी, क्या हुआ? माँ, बाजार में किसी ने मेरी जेब काट ली, ये देखो।
अरे तुम्हारी जेब पे ये नीला रंग कैसा? बाबा, मैंने नील की पुड़िया भी इसी जेब में रखी थी। उस जेब कतरे ने मेरी जेब के साथ साथ ये नील की पुड़िया भी काटी होगी। सुमी, अगर ये बात तुमने बाजार में बताई होती तो हम उसी वक्त उस जेब कतरे को पकड़ लेते। वो कैसे मीना? मुझे लाला जी की दुकान के पास एक आदमी दिखा था जिसके पूरे हाथ पे नीला रंग लगा हुआ था और वो थोड़ा घबराया हुआ भी लग रहा था। लगता है उसी ने तुम्हारी जेब काटी होगी। बच्चों चलो, हम अभी बाजार चलते हैं। मीना, तुम उस आदमी को पहचान तो लोगी ना? जी चाचा जी। सुमी के पिताजी सुमी, मीना और बिल्लू के साथ बाजार गए। वो देखिए चाचा जी, वो रहा जेब कतरा, सब्जियां खरीद रहा है और उसके हाथ पे अभी भी नीला रंग लगा हुआ है। बच्चों तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ इसे। सुमी के पिताजी उस जेब कतरे के पास पहुँचे और उससे कहा, क्यों भाई, बच्चों की जेब काटता है बाजार में? क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, सच सच बता दे वरना पुलिस में बंद करवा दूंगा। मुझे माफ कर दो भाई साहब, ये रहे आपके पैसे। मैं आज के बाद कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। चल भाग यहाँ से, चल। जेब कतरा तो डर के वहाँ से भाग गया। सुमी के पिताजी ने मीना की बहुत तारीफ की और कहा, शाबाश मीना, ये सब तुम्हारी समझदारी की वजह से ही हुआ है। अगर तुम उस जेब कतरे के हाथ पर लगा नील का रंग न देखती तो हम उस जेब कतरे को कभी न पकड़ पाते। भाई वाह, मीना की समझदारी से जेब कतरा रंगे हाथों पकड़ा गया और सुमी के घर पहुंच के जब सब खाना खाने बैठे तो बिल्लू ने कहा, ताई जी, मैं बस रोटी और चावल ही खाऊंगा। हाँ हाँ बिल्लू, ये लो तुम्हारी रोटी और चावल। ताई जी, ये रोटी और चावल तो बहुत स्वादिष्ट है। क्योंकि इसमें तुम्हारी मनपसंद सब्जियां जो हैं। सब्जियाँ? लेकिन ताई जी, मुझे तो सब्जियाँ बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगती। लेकिन आज तो लगी ना? हाँ? ये देखो, ये रोटी मैंने बनाई है मेथी डाल के और ये चावल, इसमें मैंने गाजर और मटर डाले हैं। ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बिल्लू, सब्जियां हमारे शरीर को ताकत भी देती हैं, क्योंकि सब्जियों में होते हैं विटामिन और इसीलिए सब्जियां हमें बीमारी से भी बचाती है और हमारे दिमाग को भी तेज बनाती है ना चाची? हाँ मीना, अपने तेज दिमाग की वजह से ही तो तुमने उस जेब कतरे को पकड़वाया। जेब कतरे को पकड़वाया, अब बिल्लू को समझ आया। भाभी, ये टमाटर और प्याज का रायता भी बहुत स्वादिष्ट है। बिल्लू की माँ, मैं तो रोज अपने बच्चों को अलग अलग तरीकों से सब्जियाँ और फल खिलाती हूँ। स्वाद का स्वाद और सेहत की सेहत। कुछ समझे बिल्लू? कुछ समझे बिल्लू? क्या बनाओगे उल्लू? मैं सब समझ गया ताई जी। आज के बाद मैं हर सब्जी और फल खाऊंगा। शाबाश बिल्लू। अगर तुम शुरू से फल और सब्जियां खाते तो अपने स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम के दिन बीमार ना पड़ते। चाची, क्या हम बिल्लू को अपने स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में बुला सकते हैं? हाँ मीना, क्यों बिल्लू, जाओगे मीना के स्कूल? हाँ माँ, जाऊंगा। भाई वाह, मजा आ गया। मैं भी आज से हर सब्जी और फल खाऊंगा। स्वाद का स्वाद और सेहत की सेहत। चलो अब देखते हैं कि आज मीना और मिट्ठू क्या नया कर रहे हैं। चुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे और पूरी ताकत पाए। सभी सब्जियां और फल खा के बच्चा बढ़ता जाए। भाई वाह, क्या खूब कविता लिखी है मीना और मिट्ठू ने। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना। पहले खाना फिर गाना। नहीं भैया, पहले गाना फिर खाना। जब मैं गाऊं साथ में तुमको गाना पड़ेगा। जब मैं गाऊं साथ में तुमको गाना पड़ेगा। एक दिन पहले पूरा खाना खाना पड़ेगा। अरे लेकिन पहले पूरा खाना खाना पड़ेगा।
और नहीं जो खाया बाद में पछताना पड़ेगा। इसीलिए हर बच्चे को इसीलिए तो पूरा खाना खाना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए तो पूरा खाना खाना पड़ेगा। अरे इसीलिए तो पूरा खाना खाना पड़ेगा। भाई वाह, गाना तो मजेदार था। अब चलते हैं खेलने मीना की क्लास में। चलो जल्दी चलो। बच्चों, आज हम खेलेंगे नाम अनेक अक्षर एक। आज मैं आपको एक अक्षर दूंगी और उस अक्षर से आप मुझे किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु और जगह का नाम बताएंगे। ठीक है? जी बहन जी। तो आज का अक्षर है न। सबसे पहले बताओ न से किसी मशहूर व्यक्ति का नाम। मैं बताऊं बहन जी? हाँ हाँ सुमी, बताओ। बहन जी, मुझे उनका पूरा नाम याद नहीं आ रहा। नेल्सन मंडेला। हाँ, नेल्सन मंडेला। शाबाश सुमी, सही जवाब कृष्णा। और पता है बच्चों, नेल्सन मंडेला ने अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। चलो बच्चों, अब न से किसी जानवर का नाम बताओ। नेवला। शाबाश दीपू। और नेवले का नाम सुनते ही हमें एक और जानवर का नाम याद आता है और वो है सांप। बिल्कुल ठीक। अब बताओ न से किसी वस्तु का नाम। नगाड़ा। हाँ बहन जी, मैंने वो गाना भी सुना है, नगाड़ा 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 बजा। दीपू, तुमने गाना तो सुना, लेकिन पता है नगाड़ा क्या होता है? एक तरह का बड़ा सा ढोल। बिल्कुल ठीक। अब बताओ न से किसी जगह का नाम। नई दिल्ली। शाबाश मीना। और नई दिल्ली है भारत की राजधानी। शाबाश। तो मजा आया बच्चों? बहुत मजा आया बहन जी। तो आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003। भाई वाह, मजा आ गया मीना की कहानी में। बहुत ही शानदार होती है मीना की कहानी और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे तो उनको सुनकर और भी मजेदार और मनोरंजन मूड में हो जाते हैं। लेकिन भाई मनोरंजन के साथ साथ पढ़ाई करना भी जरूरी है। तो अब हम पढ़ाई शुरू करेंगे, यानी हम कक्षा शुरू करेंगे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कक्षा 7 के गणित विषय का पाठ 1 पूर्णांक, और जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं अध्यापक विश्वेंद्र प्रताप ब्रह्मभट्ट। प्यारे बच्चों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। कोरोना महामारी के कारण आप सभी की पढ़ाई ऑनलाइन एवं शिक्षा वाणी के द्वारा निर्बाध रूप से निरंतर जारी है। अतः इसी क्रम में आज हम कक्षा 7 के गणित विषय के प्रथम अध्याय पूर्णांक के बारे में जानकारी करते हैं। बच्चों, आप सभी संख्याओं के बारे में जानते हैं। हाँ, वही संख्याएं जिनसे आप वस्तुओं को गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और जहां तक आप जानते हैं, इन सभी संख्याओं को जो कि 1 से शुरू होती है, इन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो इन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। बच्चों, इन दिनों आप घर पर पढ़ाई के साथ साथ खेल भी खेलते ही होंगे, और सांप सीढ़ी का खेल, उसे तो कौन नहीं खेलना चाहता होगा। सांप सीढ़ी के खेल में जब हम पासा फेंकते हैं तो पासे पर जितनी संख्या आती है उतनी संख्या बढ़ा के हम गोटी को चलाते हैं, और किसी संख्या पर सीढ़ी होती है तो हम उतने ही ऊपर चले जाते हैं, अर्थात हमारी संख्या में वृद्धि हुई, जिसे हम धनात्मक चिन्ह से दर्शाते हैं। इसी प्रकार इस खेल में जब किसी संख्या पर सांप का मुंह होता है तो
हम जहां तक सांप की पूंछ रहती है उतनी संख्या नीचे चले जाते हैं। इस प्रकार हुई संख्या में कमी को हम ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाते हैं। ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाई गई संख्याओं को ऋणात्मक अथवा ऋण संख्याएं कहते हैं। अतः पूर्ण संख्याएं जो कि 0 से लेकर अनंत तक होती हैं, उनमें हम ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लें तो ऐसी संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। बच्चों, आज हम इन्हीं पूर्णांक संख्याओं व इनके गुणधर्मों के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। पिछली कक्षा में पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के बारे में आपने जाना कि संख्या रेखा पर जब हम किसी संख्या में एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो उस संख्या के दाईं ओर चलते हैं, और जब एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो उस संख्या के बाईं ओर चलते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो उस संख्या के बाईं ओर चलते हैं, तो वही एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो उस संख्या के दाईं ओर चलते हैं। अब हम पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुणों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम समवृत्त गुण के बारे में जानते हैं। समवृत्त शब्द का अर्थ है समान प्रकृति, अर्थात यदि दो पूर्णांक संख्याओं का योग किया जाए तो प्राप्त होने वाली संख्या भी एक पूर्णांक ही होगी। जैसे पूर्णांक संख्या 7 एवं 13 को जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या 20 भी एक पूर्णांक ही है। इसी प्रकार ऋणात्मक पूर्णांक संख्या 20 एवं धनात्मक पूर्णांक संख्या 5 का योग करने पर प्राप्त होने वाली संख्या ऋणात्मक 15 एक पूर्णांक ही है। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक ही होता है, अथवा पूर्णांक योग के अंतर्गत समवृत्त होते हैं। इसी प्रकार जब हम एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक में से घटाते हैं तब भी प्राप्त होने वाली संख्या एक पूर्णांक ही होती है। उदाहरण के लिए धनात्मक पूर्णांक 7 में से धनात्मक पूर्णांक 3 को घटाने अथवा व्यवकलन करने पर प्राप्त होने वाली संख्या 4 भी एक पूर्णांक ही है। इसी प्रकार ऋणात्मक पूर्णांक 6 में से धनात्मक पूर्णांक 3 व्यवकलन करने पर ऋणात्मक 9 प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्णांक संख्या ही है। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत भी समवृत्त होते हैं। दूसरा गुण है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय अर्थात क्रम का आदान प्रदान। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हम दो पूर्णांकों का योग करते समय उनके क्रम को परिवर्तित कर दें या पलट दें, तब भी प्राप्त होने वाली संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमें समान संख्या ही प्राप्त होती है। हम जानते ही हैं कि 4 में 6 को जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है और 6 में 4 को जोड़ने पर भी 10 ही प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमय होता है, लेकिन हमें याद रखना है कि पूर्णांक संख्याओं के लिए व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप धनात्मक पूर्णांक 5 एवं ऋणात्मक पूर्णांक 3 का व्यवकलन करें तो आपको 8 प्राप्त होता है, जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है, तथा इन दोनों पूर्णांकों का क्रम बदल देने पर अर्थात ऋणात्मक 3 में से धनात्मक 5 घटाने पर हमें ऋणात्मक 8 प्राप्त होता है, जो कि क्रम बदलने से पहले के उत्तर धनात्मक 8 से अलग है। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों के व्यवकलन में क्रम विनिमय का गुण लागू नहीं होता, या व्यवकलन पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय नहीं है। जो तीसरा गुण है साहचर्य का गुण। साहचर्य का अर्थ है साथ रहना या समूह में रहना। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। 3, 2 व 7। आपको इन तीनों धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ना है। जोड़िए तो जरा। पहले 3 में 2 जोड़ने पर मिले 5 और 5 में 7 जोड़ने पर प्राप्त हुए 12। सही है ना? अब पहले 2 में 7 जोड़िए और फिर उत्तर में 3 जोड़िए। इस बार भी आपको 12 ही प्राप्त हुए। यही प्रक्रिया आप ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं के साथ भी
कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याओं का योग करते वक्त अलग अलग समूहीकरण करने पर भी समान परिणाम प्राप्त होता है, अर्थात पूर्णांकों का योग साहचर्य होता है। बच्चों, अब मैं आपको योज्य तत्समक के बारे में बताता हूँ। योज्य का अर्थ होता है जोड़ तथा तत्समक दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् व समक। तत् का अर्थ होता है उसके व समक का मतलब समान, अर्थात उसी के समान। योज्य तत्समक वह संख्या है जिसको किसी भी संख्या में जोड़ने पर हमें वही संख्या प्राप्त हो अथवा उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। आप सोचिए कि वह कौन सी संख्या है जिसे किसी संख्या में जोड़ने पर संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के लिए धनात्मक 5 में क्या जोड़ें कि ये धनात्मक 5 ही रहे? सही सोचा, शून्य। और ऋणात्मक 3 में शून्य जोड़े तो क्या प्राप्त होगा? बिल्कुल ठीक, ऋणात्मक 3 ही प्राप्त होगा। अतः हम कह सकते हैं कि शून्य पूर्णांकों के लिए एक योज्य तत्समक है। बच्चों, पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के बारे में तो हमने जाना, पर अब हम पूर्णांकों के गुणन के बारे में पढ़ते हैं। पूर्णांकों का गुणन जानने से पूर्व हम गुणन के कुछ सामान्य नियमों को दोहरा लेते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक संख्या से गुणा करते हैं तो गुणन के फलस्वरूप प्राप्त संख्या हमें ऋणात्मक ही प्राप्त होती है। जैसे जब आप धनात्मक 6 को ऋणात्मक 3 से गुणा करेंगे तो ऋणात्मक 18 प्राप्त होंगे। इस प्रकार हम पाते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को गुणा करते समय हम उनको पूर्ण संख्याओं के रूप में गुणा करते हैं और गुणनफल से पहले ऋण चिन्ह रख देते हैं। इस प्रकार एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन करते हैं तो प्राप्त गुणनफल धनात्मक होता है। उदाहरण के लिए हम ऋण 3 ऋण 4 को गुणा करते हैं तो धनात्मक 12 प्राप्त होते हैं। अतः इन गुणनफलों को देखते हुए हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है। इस हेतु हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों को पूर्ण संख्या के रूप में गुणा करते हैं और गुणनफल से पहले धनात्मक चिन्ह रख देते हैं। अब हम 3 अथवा अधिक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल पढ़ते हैं। हमने पूर्व में पढ़ा कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों को गुणा करते हैं तो गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। इसी प्रकार 3 ऋणात्मक पूर्णांकों को गुणा करते हैं तो गुणनफल एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे हम ऋण 3 ऋण 2 व ऋण 4 को गुणा करने पर ऋण 24 प्राप्त होता है, जबकि 4 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है। अतः हम पाते हैं कि गुणा किए जाने वाले ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या यदि सम है तो गुणनफल धनात्मक प्राप्त होता है और यदि गुणा किए जाने वाले ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या विषम है तो गुणनफल एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। बच्चों, जिस प्रकार पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण होते हैं उसी प्रकार पूर्णांकों के गुणन के भी गुण होते हैं। सर्वप्रथम गुणन के समृद्ध गुण के बारे में जानते हैं, जिसके अनुसार दो पूर्णांकों का गुणनफल सदैव एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। जैसे ऋण 10 व ऋण 5 को गुणा करने पर 50 प्राप्त होते हैं, जो कि एक धनात्मक पूर्णांक ही है। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्णांक गुणन के अंतर्गत समृद्ध होते हैं। अब हम गुणन की क्रम विनिमयता के गुण के बारे में पढ़ते हैं। इसके अनुसार हम दो पूर्णांक को किसी भी क्रम में रखकर गुणा करें, इसके उपरांत भी हमें गुणनफल सदैव समान प्राप्त होता है। इसे ही हम गुणन की क्रम विनिमयता का गुण कहते हैं। उदाहरण के लिए हम धनात्मक 7 व ऋण 2 को गुणा करते हैं तो हमें गुणनफल ऋण 14 प्राप्त होता है। अब हम धनात्मक 7 व ऋण 2 को आपस में क्रम बदलकर गुणा करते हैं, तब भी हमें गुणनफल ऋण 14 ही प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों के लिए गुणन क्रम विनिमय है। बच्चों,
हम जानते हैं कि जब किसी पूर्ण संख्या को शून्य से गुणा किया जाता है तो गुणनफल के रूप में शून्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार ऋणात्मक अथवा धनात्मक पूर्णांकों को शून्य से गुणा करने पर भी गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। अब हम गुणनात्मक तत्समक का अध्ययन करते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि तत्समक का मतलब उस संख्या की जैसे का जैसा अथवा समान, अर्थात किसी पूर्णांक को ऐसी संख्या से गुणा करें कि हमें गुणनफल में वही पूर्णांक फिर से प्राप्त हो। पूर्णांकों के लिए गुणात्मक तत्समक 1 होता है, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे ऋण 3 को 1 से गुणा करें तो हमें गुणनफल ऋण 3 ही प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि 1 पूर्णांकों के लिए गुणात्मक तत्समक है। अब हम गुणन के साहचर्य गुण का अध्ययन करते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, साहचर्य का अर्थ है साथ में या समूह में रहना। जब हम 3 पूर्णांकों का गुणन करते हैं तो पूर्णांकों का भिन्न भिन्न समूह बनाकर करते हैं। दोनों भिन्न स्थितियों में भी हमें गुणनफल समान प्राप्त होता है। यही गुणन का साहचर्य गुण है। उदाहरण के लिए आपको ऋण 4, ऋण 3 व ऋण 2 को गुणा करना है। आप पहले ऋण 4 को ऋण 3 से गुणा करिए, आपको धनात्मक 12 प्राप्त होंगे। अब इसे ऋण 2 से गुणा कीजिए, आपको ऋणात्मक 24 प्राप्त होंगे। अब फिर इन्हें गुणा करते हैं। इस बार पहले ऋण 2 को ऋण 3 से गुणा करना है और उत्तर को ऋण 4 से। इस बार भी आपको यही ऋणात्मक 24 उत्तर प्राप्त होगा। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों का गुणन साहचर्य होता है, जो समूह बनाने पर निर्भर नहीं करता। गुणन के ये सभी गुण गुणन को आसान बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं। इसी क्रम में अब हम गुणन के वितरण गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। वितरण का अर्थ होता है बांटना। अर्थानुसार जब हम किसी पूर्णांक को कोष्ठक में स्थित पूर्णांकों के योग से गुणा करते हैं तो क्रम से हम योग करने वाली संख्याओं से अलग अलग कोष्ठक के बाहर वाली संख्या को गुणा करके जोड़ सकते हैं। उत्तर समान ही प्राप्त होगा। यही गुणन का वितरण गुण है। उदाहरण स्वरूप ऋण 2 को कोष्ठक में स्थित 3 धन 5 से गुणा करना है तो आप ऋण 2 को एक बार 3 से गुणा कर दे तथा एक बार 5 से गुणा कर दे। इसके फल स्वरूप प्राप्त गुणनफल को जोड़ने पर ऋण 16 प्राप्त होता है। यहाँ ऋण 2 को 2 जगह वितरित किया गया है। अगर हम सामान्य विधि से भी गुणा करें तब भी हमें ऋण 16 ही प्राप्त होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों के लिए योग पर गुणन का वितरण नियम लागू होता है। बच्चों, अब हम पूर्णांकों के विभाजन का अध्ययन करते हैं। पूर्णांकों के विभाजन के कुछ प्रमुख नियम हैं। प्रथम नियम के अनुसार जब हम ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो प्राप्त होने वाला भागफल ऋणात्मक प्राप्त होता है। उदाहरण स्वरूप हम ऋण 10 में धनात्मक 5 का भाग देते हैं तो ऋण 2 भागफल प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि जब हम ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो हम उन्हें पूर्ण संख्याओं के रूप में भाग देते हैं और उसके पश्चात भागफल से पहले ऋण चिन्ह रख देते हैं। द्वितीय नियम यह है कि जब हम धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो प्राप्त होने वाला भागफल ऋणात्मक ही होता है। उदाहरण स्वरूप 56 में ऋण 7 का भाग देने पर ऋण 8 प्राप्त होता है। इसी प्रकार तृतीय नियम के अनुसार जब हम ऋणात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक का ही भाग देते हैं तो प्राप्त होने वाला भागफल धनात्मक होता है। उदाहरण स्वरूप ऋण 14 में ऋण 7 का भाग देने पर धनात्मक 2 प्राप्त होते हैं। जब हम एक ऋणात्मक पूर्णांक को एक ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो सर्वप्रथम हम उन्हें पूर्ण संख्याओं के रूप में भाग देते हैं और उसके बाद भागफल से पहले धनात्मक चिन्ह लगा देते हैं। अब हम पूर्णांकों के भाग के गुण अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम भाग के समृद्ध गुण को पढ़ते हैं। इसे भी हम उदाहरण से समझते हैं। ऋण 6 में ऋण 3 का भाग देने पर भागफल 2 प्राप्त होता है। यहाँ तीनों राशियां पूर्णांक हैं।
इसी प्रकार अन्य उदाहरण में ऋण 7 में 4 का भाग देते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे ऋण 7/4 तथा 7 4 से विभाजित नहीं है, तो भागफल ऋण 7/4 प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्णांक नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि समृद्ध का गुण पूर्णांकों के भाग के लिए लागू नहीं है या पूर्णांक भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। अब हम पता करते हैं कि पूर्णांकों के भाग पर क्रम विनिमय का गुण लागू होता है या नहीं। आप मन में गणित की क्रिया का उपयोग करते हुए विचार कीजिए कि ऋण 8 में ऋण 4 का भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। बिल्कुल सही, हमें धनात्मक 2 भागफल प्राप्त होता है। और यदि ऋण 4 में ऋण 8 का भाग देते हैं तो भागफल ऋण 1/2 प्राप्त होता है। दोनों स्थितियों में अलग अलग भागफल आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों के लिए भाग क्रम विनिमय नहीं है। बच्चों, आप एक मुख्य बात नोट कर लीजिए कि जब हम किसी भी पूर्णांक में शून्य का भाग देते हैं तो वह अर्थहीन है, अर्थात अपरिभाषित होता है। इसी क्रम में जब हम किसी पूर्णांक में 1 का भाग देते हैं तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त होता है। अतः एक गुणन तत्समक की तरह भाग तत्समक भी है। लेकिन हम पूर्णांक में ऋण 1 का भाग देते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त नहीं होती। हमने पूर्व में पढ़ा कि गुणन के लिए साहचर्य का गुण लागू होता है, किंतु भाग के लिए साहचर्य का गुण लागू नहीं होता है। जैसा कि हमें ज्ञात है, साहचर्य गुण में हम समूह निर्माण करते हैं। उदाहरण स्वरूप हमारे पास 3 पूर्णांक है, ऋण 16, ऋण 4 व ऋण 2, जिनका हमें भाग करना है। हम इनका 2 प्रकार से समूहीकरण करके भाग करते हैं। प्रथम स्थिति में ऋण 16 एवं ऋण 4 का समूह बनाकर कोष्टक में लिखकर भाग करते हैं तथा जो भागफल प्राप्त होता है उसमें कोष्टक के बाहर स्थित ऋण 2 का भाग देते हैं। परिणाम स्वरूप हमें ऋण 2 प्राप्त होता है। अब दूसरी स्थिति में हम ऋण 4 व ऋण 2 को कोष्टक में लिखकर भाग करते हैं। और उनके लिए हम आज लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान भारत और समकालीन विश्व का पाठ 1 फ्रांसीसी क्रांति, और जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं अध्यापक वसंत कुमार कानूनगो। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम भारत और समकालीन विश्व भाग 1 इतिहास के प्रथम अध्याय फ्रांसीसी क्रांति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम मुक्ति, स्वतंत्रता और समानता को सहज, सुलभ और सामान्य मानकर चलते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इन सब का भी एक इतिहास रहा है। फ्रांसीसी क्रांति के जरिए आपको इतिहास के एक हिस्से को समझने में मदद मिलेगी। किसी व्यवस्था में परिवर्तन हेतु समाज अथवा संगठन द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम अर्थात किसी व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन ही क्रांति होती है। अब हम फ्रांसीसी क्रांति के कारणों की विस्तार से चर्चा करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के लिए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं तात्कालिक कारण जिम्मेदार रहे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज में सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 वर्ष थी। लुई 16 का विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। राजकोष के खाली होने का मूल कारण लंबे समय तक युद्धों का चलना था। उनमें फ्रांस द्वारा अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से स्वतंत्र कराना भी था। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। युद्धों के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। फ्रांस की तात्कालिक मुद्रा लिब्रे थी। अत्यधिक कर्ज के चलते सरकार से कर्जदाता 10% ब्याज की मांग करने लगे। राज्य कर्ज के बोझ तले दबता गया। मूलधन की तो बात ही क्या, फ्रांस ब्याज चुकाने में भी असमर्थ था। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। प्यारे बच्चों, फ्रांस का तत्कालीन समाज 3 एस्टेट्स में बटा था। प्रथम एस्टेट में पादरी वर्ग, दूसरे एस्टेट में
कुलीन वर्ग तथा तृतीय एस्टेट में जनसाधारण थे। जनसाधारण वर्ग में भी 3 वर्ग थे। पहले वर्ग में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, वकील तथा कर्मचारी थे। द्वितीय वर्ग में किसान व कारीगर थे तथा तृतीय वर्ग में छोटे किसान, भूमि मजदूर व नौकर थे। पादरी वर्ग तथा कुलीन वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्म से प्राप्त थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार राज्य को अदा किए जाने वाले करों में छूट था। फ्रांस की आबादी में 90% किसान वर्ग था, लेकिन लगभग 60% भूमि पर कुलीन, चर्च एवं तीसरे एस्टेट के अमीर लोगों का अधिकार था। इस कारण कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। वे किसानों से सामंती कर वसूल करते थे। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर पर खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना, सड़कों के निर्माण में सहयोग करने के लिए बाध्य थे। किसानों को अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा चर्च को टाइप, जिसे कि धर्म कर कहते थे, के रूप में देना पड़ता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार का कर तो चुकाना ही होता था। इन करों में गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर हो जाती है जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट उत्पन्न होना आम था। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम 18वीं सदी में तृतीय स्टेट में से उभरे एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसे मध्य वर्ग कहा गया, की चर्चा करेंगे। इस समूह के लोगों ने फैलते समुद्र पारी व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। इनके अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी मध्य वर्ग में आते थे। मध्य वर्ग में सम्मिलित लोग शिक्षित थे। इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म से विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए तथा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए। फ्रांस की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने की जिम्मेदारी मध्य वर्ग के समृद्ध एवं शिक्षित लोगों ने उठाई। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना जॉन लॉक एवं रूसो जैसे महान दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। जॉन लॉक ने राजा के देवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। दार्शनिक रूसो ने जनता एवं उनके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने सत्ता विभाजन की बात कही। दार्शनिकों के इन विचारों का पुस्तकों व अखबारों के माध्यम से व्यापक प्रसार हुआ। इसी समय लुई सोले द्वारा राज्य के करों में वृद्धि करने की खबर से जनसाधारण में विशेषाधिकार की व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। प्रिय विद्यार्थियों, फ्रांसीसी सम्राट लुई सोले ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई। एस्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेट्स अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। इस बैठक में पहले एवं दूसरे एस्टेट के 300 प्रतिनिधि तथा तीसरे एस्टेट के 600 प्रतिनिधि भेजे गए थे। एस्टेट्स जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस सभा में तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि इस बार पूरी सभा द्वारा मतदान करवाया जावे तथा प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार हो। सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिसका विरोध करते हुए तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि सभा से बाहर चले गए। 20 जून 1789 को तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। ये प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को
कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व कुलीन वर्ग में जन्मे मिराबियो एवं पादरी वर्ग में जन्मे आबेसिये ने किया। इस प्रकार फ्रांस की जनता की दयनीय आर्थिक स्थिति, सामाजिक असमानता, निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी शासन, दार्शनिकों तथा विद्वानों का प्रभाव तथा स्टेट्स जनरल की बैठक में तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों की मांग को अस्वीकार करना आदि परिस्थितियों के कारण फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हुई। प्रिय विद्यार्थियों, जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी तो पूरा फ्रांस आंदोलन की राह पर था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई, जिससे पाव रोटी की कीमतें आसमान छू गई। इसका फायदा उठाकर बेकरी मालिक जमाखोरी करने में जुट गए। इससे गुस्सा कर औरतों की भीड़ ने दुकानों पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस शहर में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। इससे क्रोधित भीड़ ने 14 जुलाई 1789 को बास्टील पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। देहाती इलाकों में यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठेतों लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं जो पकी हुई फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। इस वजह से क्रोधित होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए, अन्न भंडारों को लूटा, लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाया। इस भय से कुलीन वर्ग बड़ी संख्या में अपनी जागीरों से भाग खड़े हुए और पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्तियों का अनुमान करके लुई 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश रहेगा। 4 अगस्त 1789 की रात असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन करने के आदेश पारित किए। पादरी लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का नया प्रारूप तैयार किया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। फ्रांस के इतिहास में यह पहला लिखित संविधान था। विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाने लगे। चुनाव में मत देने वाले लोगों में सिर्फ 25 वर्ष से ऊपर वाले पुरुष जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे वे ही शामिल थे। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को जन्मना एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करे। प्रिय विद्यार्थियों, यद्यपि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए, परंतु प्रशा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता चल रही थी। फ्रांस के अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। इसलिए इन शासकों ने ऐसी धारणाओं को नियंत्रित करने के लिए फ्रांस सेना भेजने की योजना बना ली थी। जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। इन लोगों में जो देशभक्ति की भावना थी वो इनके होठों से निकलने वाले तरानों से साफ झलकती थी। इन तरानों में रॉजर्ट द लॉयल द्वारा रचित मार्सिले गीत प्रमुख था, जो आगे जाकर फ्रांस का राष्ट्रगान घोषित हुआ। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी ये सोचता था कि क्रांति को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजनाओं पर बहस करते थे। इनमें सबसे सफल जैकोबिन क्लब था। जैकोबिन के इस बड़े वर्ग ने गोदी कामदारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया, जो कि उन्हें कुलीनों से अलग करती थी। जैकोबिन क्लब के पुरुष सदस्य लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी। 1792 की गरियों में खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से क्रुद्ध होकर जैकोबिनों ने पेरिस वासियों की मदद से 10 अगस्त की सुबह महल पर धावा बोल दिया और राजा को बंधक बना लिया। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डालने का प्रस्ताव पारित किया। 1792 में नए चुनाव कराए गए।
इन चुनाव में 21 वर्ष से ऊपर के सभी पुरुषों को मतदान का अधिकार दिया गया। 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया। लुई 16 को देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। 21 जनवरी 1793 को उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। प्रिय विद्यार्थियों, सन 1793 से 94 के काल को फ्रांस के इतिहास में आतंक का युग कहा जाता है। इसका मुख्य कारण जैकोबिन नेता रोबेस्पियर द्वारा अपनाई गई नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीतियां थी। वह अपने शत्रुओं विरोधियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल देता था। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। किसानों को अपने उपज शहरों से ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। पुरुषों को सितोयन अर्थात नागरिक एवं महिलाओं को सितोयिन अर्थात नागरिका का नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। परंतु रोबेस्पियर की नीतियां इतनी सख्त थी कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराकर मृत्यु दंड दे दिया गया। प्रिय बालकों, जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के अनुसार संपत्ति विहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया। इस संविधान में 2 चुनी हुई विधान परिषदों का प्रावधान था, जिन्होंने 5 सदस्यीय कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। डायरेक्टरी व विधान परिषदों के पारस्परिक झगड़ों के कारण डायरेक्टरी की राजनीतिक स्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। प्रिय बालकों, अब हम फ्रांस की महिलाओं की स्थिति एवं क्रांति में उनकी भूमिका तथा उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए उठाए गए प्रयासों पर चर्चा करेंगे। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने को प्रेरित करेगी। तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीवन निर्वाह के लिए सिलाई, बुनाई, फल फूल बेचने, धुलाई, संपन्न घरों में घरेलू कार्य जैसे कार्य करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई व व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर नहीं थे। केवल कुलीन वर्ग या तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी, फिर उनकी शादी कर दी जाती थी। महिलाओं की मजदूरी पुरुषों से कम थी। फ्रांसीसी महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने अनेक राजनीतिक क्लबों तथा अखबारों के माध्यम से मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग की। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सभी लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उसका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दिया गया। महिलाओं को भी व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाने लगा, लेकिन मताधिकार व समान वेतन का अधिकार उन्हें नहीं मिला। इसके लिए उनका आंदोलन जारी रहा। आखिरकार 1946 में उन्हें मताधिकार प्राप्त हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सुधारों में से एक था। कैरिबियाई उपनिवेशों से आने वाली वस्तुओं तंबाकू, चीनी, नील, कॉफी इत्यादि की मांग बढ़ रही थी। बागानों में श्रम की कमी होने के कारण उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं दक्षिणी अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर अफ्रीकी सरकारों से स्थानीय दास खरीदते थे और उन्हें जहाजों से भरकर कैरिबियाई देशों में ले जाते थे। 18वीं सदी में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई, परंतु नेशनल असेंबली के जागरूक सदस्यों के लगातार प्रयास से 1794 में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः प्रारंभ कर दी। 1848 में दास प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। प्रिय विद्यार्थियों, इस क्रांति के चलते फ्रांस के लोगों की जिंदगी में अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। 1789 में सेंसरशिप की समाप्ति का
कानून अस्तित्व में आया। अधिकारों के घोषणा पत्र से भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप अब किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, भारत व चीन में फैले। फ्रांसीसी क्रांति को पूरे विश्व के इतिहास में मील का पत्थर कहा जाता है। इस क्रांति ने अन्य यूरोपीय देशों में भी स्वतंत्रता की ललक कायम की और अन्य देश भी राजशाही से मुक्ति के लिए संघर्ष करने लगे। तो बच्चों, आपने पढ़ लिया ना सामाजिक विज्ञान भारत और समकालीन विश्व का पाठ एक फ्रांसीसी क्रांति, जिसे प्रस्तुत करने आए थे अध्यापक वसंत कुमार कानूनगो और इसकी समीक्षा की थी विजय श्री कंवर ने। भाई, आज की शिक्षावाणी कार्यक्रम का समय तो पूरा हो गया है, लेकिन हमारा मन ही नहीं भरता हमारे प्यारे प्यारे बच्चों से बात करने का। ऐसा मन करता है कि बस बातें करते जाएं, लेकिन ये टिक 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 समय की सुइयां हैं, वो नहीं हमें इजाजत देती आपसे और बात करने के लिए। तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई कहानियों के साथ, नए विषय के साथ, नए शिक्षकों के साथ और नए पाठ के साथ। तो आज की रंग बिरंगी शिक्षावाणी को यहीं देते हैं विराम और अपनी भारती दीदी को जाने की दीजिए इजाजत। जय हिंद। अभी आप शिक्षावाणी कार्यक्रम सुन रहे थे, जिसे हम रिले कर रहे थे हमारे जयपुर